नमस्कार। बिहार पर सबकी नजर है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश हैं और कुछ ही देर में 1 घंटे के बाद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तेजस्वी यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल घटनाक्रम बना, जिस तरह से ये पूरा एक तरह से बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया और लगातार सुर्खियों में बना रहा अखिलेश, तो अपने आप में आज का दिन बहुत अहम है। हालांकि कल ये सब हो गया था, लेकिन अपने आप में एक मुहर लगने जा रही है। एक नई सरकार आ रही है, उसका एक स्वरूप होगा जो एक बार फिर से 5 साल बाद फिर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसमें एक नई बात जो देखने में आई, बीजेपी की आक्रामकता। अभी शपथ ग्रहण भी समारोह नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप लगा रही। तो निधि, ये अपने आप में संकेत दे रहा है कि किस तरह से बीजेपी आने वाले 3.5 वर्षों में बेहद आक्रामक रहने वाली है। बिल्कुल, और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे सहयोगी आलोक ने बात की है प्रशांत किशोर से। पहले आपको वही बातचीत सुना देते हैं। Sir, I just want to ask you, I heard a lot of your interviews, मैंने सुने आपके interviews, and you are downplaying this and you are saying that it doesn't have an effect on the national scheme, so to say. But the next election, the big election that this formation will face is the 2024 Lok Sabha polls, sir, I think. So, do you think that the NDA's collapse or the BJP getting away from power, so to say, will affect the party's chances in that election? Because again, it will be about caste combined. In Bihar? In Bihar, yeah. So it will be a function of how this new formation is going to perform over next few months. If the formation is effective in delivering what people expect them to do, then certainly they will be a formidable force. But just contrary to that, if suppose they are not able to do well, if they are not able to govern well, then it could very well turn out to be disadvantage to them in 2024. ये जो गवर्नेंस की बात है सर, आई थिंक ये दूसरी बार ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। 2015 से 17 भी हुआ नहीं, 2015 और 17 जो 2015 का जो महागठबंधन था और आज का जो महागठबंधन है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? बहुत लोग इसको बता रहे हैं कि जो 15 में था वही अभी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। 15 में एक राजनीतिक और शासकीय दोनों नजरिए से एक नया प्रयोग किया गया था और उस प्रयोग को आप जनता के बीच में लेकर गए थे। जनता ने उसके पक्ष में मैंडेट दिया था, फिर आप आकर गवर्न कर रहे थे। अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। महागठबंधन का जो यहाँ जिस फॉर्मेशन में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा 2020 में, उसको मैंडेट नहीं मिला। मैंडेट एनडीए को मिला था। अब आप एक नई फॉर्मेशन बना रहे हैं जिसमें एनडीए के साथ लड़ा हुआ एक धड़ा और महागठबंधन एक साथ आकर एक नया फॉर्मेशन बना रहा है। बिल्कुल। तो ये उस महागठबंधन से अलग है। 2015 की बात अलग थी, क्योंकि 15 में वो एक राजनीतिक माहौल, वो एक अलग प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था। तो उसका जो एक्सट्रापोलेशन है बियॉन्ड बिहार, वो कहीं ज्यादा था बजाय इसके। ये जो फॉर्मेशन है, इसको लोग बिहार में ये कितना इफेक्टिवली इसको बनाकर चला पाते हैं और सरकार जो अभी तक चल रही थी उससे कितनी बेहतर या बदतर आगे चलेगी, ये उस पर डिपेंड करता है। आप तो अपना इंडिपेंडेंट पाथ चार्ट कर रहे हैं, बट नाउ दैट दी जेडीयू इज आउट ऑफ द बीजेपी अलायंस, एनी चांस ऑफ योर पॉलिटिकल रिप्रोचमेंट विद द जेडीयू और समथिंग लाइक दैट? नहीं, वो तो टेबल पे ही नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। मैं उनसे लास्ट मार्च में मिला था, उसके बाद मेरी कोई ऐसी बातचीत उनसे हुई नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से उनको शुभकामना, जो कर रहे हैं। आगे 3 साल के सरकार का जो कार्यकाल बाकी है, इसको खूब अच्छे से चलाए। जनता की जो आशा अपेक्षा है उसको पूरी ईमानदारी से उस पर खरा उतरे। अगर लोगों की स्थिति बेहतर होगी तो ही कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन टिक पाएगा, वरना जो पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, ये छठवां अटेम्प्ट है किसी नए फॉर्मेशन को लेकर। आप देखेंगे कि अगर सरकार ठीक नहीं चली, लोग अगर उससे खुश नहीं रहे, तो कोई भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन अंडर प्रेशर ऑफ पब्लिक डिसकंटेंट इज बाउंड टू कोलैप्स। वहीं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने माना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से सरकार बचाने के लिए बातचीत की थी। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पटना के बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना चल रहा है। हमारे साथ तारकिशोर जी, जो अलायंस टूटा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, यह जो एनडीए का गठबंधन था, यह जो टूटा है, श्री नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है,
जो उस महत्वाकांक्षा को जगाने का काम किया गया, उसके कारण यह एनडीए की सरकार को उन्होंने तोड़कर और ऐसे लोगों के साथ गए हैं जिससे कभी 2017 में जो वो अलग हुए थे, तो उन्होंने वही आरोप उस समय भी लगाया था कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रही है, और यही आरोप इन्होंने कल लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रही है। आपने अलायंस बचाने का काम क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा अलायंस को बचाने का प्रयास किया है, लेकिन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रबल हो जाए तो फिर कहना मुश्किल है। देखिए, सोए आदमी को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए आदमी को अगर सोने का ढोंग कर रहा है, उसे जगाना बहुत मुश्किल है। अमित शाह जी ने नीतीश कुमार से बात किया था या नहीं? नहीं, निश्चित तौर पर बात की थी, लेकिन मैंने बताया ना, इनकी जो व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये इतना प्रबल हो गया कि ये बिहार का जो जनादेश था, बिहार के अवाम का जो जनादेश था, उसके साथ विश्वासघात करने में इन्हें हिचकिचाहट नहीं हुई और उस विश्वासघात किया। आने वाले दिनों में बिहार की जनता उसका जवाब देगी और बिहार के लोगों के लिए हम सड़क से सदन तक बिहार के हित के लिए काम करेंगे। तो आइए सीधे हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं आज। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तब पटना का रुख करेंगे, लेकिन आंकलन करेंगे इस समय उस परिस्थितियों का कि किस तरह से जो राजनीति है बिहार की आगे बढ़ रही है। हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, निखिल मंडल प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं, आलोक वत्स भी जुड़ेंगे बीजेपी के नेता। तो निखिल मंडल, आपसे इस समय आप सुन रहे होंगे जिस तरह से तारकेश्वर प्रसाद कह रहे थे कि भाई सरकार किस तरह से काम करेगी आगे, वो काफी अहम रहेगा। व्यक्तिगत जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसका ये असर है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा किस नेता की नहीं होती, ये अपने आप में वाकई सवाल पूछा जाना चाहिए। किस तरह से आप आगे देख रहे हैं? दो एक बार फिर से साथ आ रहे हैं आरजेडी और जेडीयू। देखिए, निश्चित रूप से हमने ये गठबंधन बदला है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है या एक सच्चाई है कि हमने पहले भी गठबंधन बदला है, और ये देखने को मिला था उस समय भी कि जो सरकार की जो नीति थी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, या जिस वायदे के तहत हम बिहार चुनाव में गए थे और जनता के जो मैंडेट मिले थे जिस वायदे के तहत, उसी को हमने आगे भी लागू किया था। निश्चित रूप से 2015 में हमने 7 निश्चय 1 को लागू किया और 2020 में हम उस 7 निश्चय 2 महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी, इन तमाम मुद्दों के साथ हम चुनाव में गए, हमें मैंडेट मिला और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिला। तो वो तमाम मुद्दे, भले ही गठबंधन का स्वरूप बदल गया हो, लेकिन ये सच्चाई है कि जो हमने वायदे जनता से किए हैं उसी वायदे के तहत और उसी मैनिफेस्टो के तहत हम जनता के बीच जाएंगे। ये एक पहली सच्चाई है। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमने ऐसा नहीं है कि ये कोई जानबूझ के कोई गठबंधन टूटा। जितने सारे प्रैक्टिकल थिंग्स जो चल रहे थे जो गठबंधन में, जो कि कहीं ना कहीं अपने ही गठबंधन के साथी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, एक नए सिंधे को खड़े करने की बिहार में कोशिश की गई, तो तमाम ऐसी मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए एक बड़ी लड़ाई के लिए, छोटी लड़ाई जो कह सकते हैं हम राजद और जदयू के बीच रहा था कभी, उन तमाम चीजों को भूलते हुए हम बड़ी लड़ाई के लिए देश हित में और राजहित में साथ आए। निखिल जी, आपने मुद्दों का जिक्र किया, एक मुद्दा बड़ा शराबबंदी का भी है और हम जानते हैं कि इस मुद्दे पर आरजेडी का अपना एक अलग रुख रहा है, तो इस पर अब क्या होगा? क्या शराबबंदी हटाई जाएगी या मिलकर के दोनों आपस में बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, विधानमंडल से पारित यह मुद्दा रहा है और शराबबंदी के पक्ष में बिहार में जितने भी दल रहे हैं सबने सहमति जताई थी जब शराबबंदी की बात 2015 में रखी गई थी। तो निश्चित रूप से ये विधानमंडल से पारित यह मुद्दा है और नीतीश कुमार जी ने एक कहिए कि एक ऐसा कोशिश किया जिससे कि कम संसाधन वाले राज्य में राजस्व के प्रति अगर देखेंगे तो वो काफी घाटे का सौदा रहा, लेकिन फिर भी सेहत के हिसाब से अगर देखेंगे हमने एक कोशिश की कि शराबबंदी हो और शराब से जो दुष्प्रभाव जो पड़ते हैं लोगों को, उससे लोग बच पाएं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कई दफे शराब मिलती है, कई खेप पकड़े जाती है, लेकिन ये फैक्ट है कि आने वाले दिनों में भी शराबबंदी लागू रहेगी। बिल्कुल, और ये एक बहुत अहम मुद्दा रहा है खटास का। अखिलेश, आपने जो सवाल उठाया, नीतीश कुमार इससे बहुत खिन्न थे क्योंकि जो बीजेपी थी, जो जीविका दीदी होती हैं या जो महिलाओं का
एक समूह है जो शराबबंदी के खिलाफ काम करता था, उसमें बीजेपी एक तरह से घुसपैठ करने की या उसमें अपना वो भी वहां पे जा रही थी, तो इससे खिन्न हो गए थे नीतीश कुमार, क्योंकि वो उनका एक कोर ग्रुप था। और इसलिए ये हमने देखा कि ये एक अहम मसला बना जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया। आलोक वत्स, हेमंत अत्री भी हमारे साथ आएंगे। अत्री जी आपके पास। आलोक वत्स, ऐसे कई मसले रहे हैं जिससे बीजेपी ने आहत किया नीतीश कुमार को, और इसलिए ये परिस्थिति में बीजेपी आज है। हालांकि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आज ही एक पहले दिन से ही बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है पटना में। देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी आकांक्षाओं पर कुठाराघात किया है। ये मैंडेट उनको मिला था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चलाने का, और एकाएक पलटू बाबू पलट गए, तो इसका खामियाजा तो उन्हें बिहार की जनता आज न कल भुगतने के लिए विवश करेगी। कहां जंगल राज के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाकर 15 सालों के कुशासन, 15 साल का जंगल राज, ये सब बातें कह के बिहार की जनता के सामने इन्होंने सुशासन राव के नाम से एक सुशासन देने की बात की थी, और आज उसके उलट ये परिस्थिति पैदा हो गई है। आज बिहार फिर से गर्त में चला गया है। आलोक जी, 2017 में आपको ये बात याद नहीं आई थी? 2017 में आपको ये बात याद नहीं आई थी और आपने भी दामन थाम लिया था। अत्री जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो परिस्थिति बनी हुई है इस समय बिहार में? देखिए निधि जी, जो ये पूरे हालात हैं, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि इस देश में अवसरवादिता का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। जिस तरीके से नीतीश जी ने पिछली बार पलटी मारी थी, तब बीजेपी ने रुदाली नहीं की थी। इस बार जब साथ उनका छोड़ के चले गए, तब वो पहले ही दिन अपनी ही पार्टी के ऑफिस में धरना दे रहे हैं। कभी आपने किसी को अपनी पार्टी के ऑफिस में धरना देते हुए देखा है? स्थिति ये है आज कि जिस दिन से ये अलायंस हुआ था, उस दिन से ही कंफर्टेबल नीतीश कुमार नहीं थे, और खासतौर पर 2019 के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, जब आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया, ललन सिंह को नहीं बनाया गया, केवल एक मंत्री बनाया गया, वहां से इस सारे की नींव पड़ी थी। लेकिन नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए वेट कर रहे थे। जैसे ही उनको यह मैंडेट मिला, उसमें जो चिराग पासवान की भूमिका रही, किसके कहने से रही, वो सारी चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम निधि जी जुड़ती गई, और उसका परिणाम यह निकला है कि आज नीतीश कुमार ने कल जैसे ही मौका लगा, उनको यह पक्का विश्वास हो चला था कि सामने झारखंड दिखा रहे हैं, सामने छत्तीसगढ़ दिखा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन लोटस चल रहा है बिहार के अंदर, और इसी का फायदा उठाते उन्होंने बिना कोई शोर शराबा। माफी चाहता हूं, आपको रोकूंगा क्योंकि सुशील मोदी इस वक्त पत्रकारों से बात कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं। सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और जब दूसरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था, उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए, तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया, और यह भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वह भी नाम आरसीपी सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया, तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया। तो इतना सफेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर 1.5 साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे, तो आपने तो कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि उनको हटा दिया जाए। तभी तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार के झूठ का प्रचार ये नहीं करना चाहिए। अब मित्रों, जो दूसरा प्रचार किया जा रहा कि जनता दल यू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, उदाहरण दिया जा रहा शिवसेना का। अरे शिवसेना हमारा सहयोगी दल थोड़ी था, वो तो वहां का सत्ताधारी दल था। आप तो हमारे सहयोगी दल थे, हमने सहयोगी दल रहते हुए कभी किसी पार्टी को तोड़ा नहीं। और जब वहां टूटी सरकार, तो शिवसेना जो कि हमारा सहयोगी दल नहीं था,
उसको वो पार्टी टूटी जो है। आप तो हमारे सहयोगी दल थे, और अगर आपको हम तोड़ भी देते मान लीजिए, तो सरकार कैसे बनती? क्योंकि हम तो केवल 74 या 75 थे और सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए था। तो पूरी जनता दल यू आती तभी ना कुछ हो सकता था, तो भी बहुमत नहीं होता। और देखिए बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को एक बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया और हम लोगों ने 5 बार बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। और मित्रों, मैं आपको याद कराना चाहूंगा, पुराने पत्रकारों को याद होगा, 2005 नवंबर का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, समता पार्टी में 2 गुट हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, ये लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश जी का नाम घोषित किया, वो तैयार नहीं थे। और मैंने बिना पार्टी से पूछे मैंने उनके नाम का ऐलान किया कि 2005 में नवंबर के चुनाव का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार होगा, और पार्टी ने उस पर मोहर लगाई। तो जिस बीजेपी ने आपको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। और देखिए मित्रों, ये जो विश्वासघात है, ये केवल बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला होता तो हम 150 पौने 200 पार कर जाते। अगर आपके नाम पर वोट मिला होता तो आपको कल 43 सीट नहीं मिली होती। जब लगा कि हालांकि स्थिति ठीक नहीं है, तो नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर है। 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी का जनादेश है। और 2020 में जब नरेंद्र मोदी आए, तो ये तो समाज के सभी तबकों का वोट मिल रहा था, लेकिन जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30-35% है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज उनको अपना नेता मानता है। अति पिछड़ा का एक एक वोट गिनकर नरेंद्र मोदी की झोली में पड़ गया, तब आप मुख्यमंत्री बने और तब बिहार के अंदर हमारी सरकार बनी। तो नीतीश जी, ये केवल नरेंद्र मोदी का अपमान और नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात नहीं है, ये बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30% अति पिछड़ा है, उसको आपने अपमानित किया है। और ये वही राजद के लोग हैं जिनके 15 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हुआ तो ये अति पिछड़ा समाज के लोग हुए, जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, मार के भगा दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। और जिसको लालू जी ने कभी जिन कहा था, वो जिन जब आपके साथ आ गया तब सरकार बनी। और आज वो जिन आपके साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए ये गलतफहमी ना रहे, 2015 और 2020 में बहुत अंतर है। उस समय अति पिछड़ा आपके साथ था, आज नरेंद्र मोदी के साथ। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा है। और मित्रों, पिछली बार जब आपने गठबंधन तोड़ा आरजेडी से, तो आपने कहा मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करूंगा, और कहा कि तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दे पाए, इसे मैं गठबंधन तोड़ रहा हूं। उस समय तो केवल सीबीआई ने छापा मारा था, अब तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया। तो आपके मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, वो चार्जशीटेड हैं, भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड हैं, वो बेल पर हैं। कल कोर्ट अगर चाहे तो उनकी बेल को खारिज कर सकता है, उनको दोबारा जेल भेज सकता है। तो तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले के मामले में ये चार्जशीटेड हैं, ये बेल पर हैं, उनका ट्रायल शुरू हो गया है। और इतने पुख्ता सबूत हैं कि इस ट्रायल का परिणाम उनकी जेल जाने में भी हो सकता है, उनकी सजा के रूप में भी हो सकता है। तो आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहा हूं? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं,
ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है। तो मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि लालू जी ने कहा था पलटू राम, बीजेपी ने नहीं कहा था। इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए राजद के नेताओं को भी और सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। और मित्रों, नई सरकार बन गई है, आज शपथ ग्रहण होगा और मैं केवल राष्ट्रीय जनता दल को स्मरण कराना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अपने हर भाषण में कहा था और कहा था कि 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ 5.5 लाख स्थायी पदों का सृजन, कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहले ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। तो मित्रों, तेजस्वी यादव को इसी नाम पर वोट मिला, इतनी बड़ी संख्या में सीटों को जीतने में उनको सफलता मिली। तो मैं इनको याद कराना चाहूंगा, आज या कल मंत्रिपरिषद के गठन के बाद जब कैबिनेट की पहली बैठक होती है तो आपका वायदा था, हर भाषण में आप जोर जोर से कहते थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में और पहला हस्ताक्षर होगा कि बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकारी नौकरी, रोजगार यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसलिए मैं क्या आपको स्मरण कराना चाहूंगा और हम रोज रोज आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपका 10 लाख नौकरियों का वायदा था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। और मित्रों ने एक और वायदा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो बिहार का किसान आपसे जानना चाहता है कि आप किसानों का कर्ज कितने दिनों में माफ करेंगे। और साथ ही साथ आपने कहा, आपने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दुगना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो आशा वर्कर है, आगे ये जो आशा है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, उनके वेतन को, उनके मानदेय को आपने दुगना करने की घोषणा की है। और नियोजित शिक्षकों के बारे में आपने कहा है कि समान काम समान वेतन की नीति लागू की जाएगी। तो इसलिए मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुरूप, चूंकि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव है, नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है। और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए मित्रों, केवल कि मैं जो उन्होंने वायदा किया था उस वायदे को याद कराते हुए, और अंत में केवल कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि अगर कोई शिकायत है तो हम आपकी शिकायत दूर करने के लिए तैयार हैं। 2 बार धर्मेंद्र प्रधान आए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, नहीं सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक सरकार गिरने के एक दिन पहले हमारे पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने दिल्ली से फोन किया कि नीतीश जी सब ठीक तो है? बोला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा कि ये ललन सिंह का बयान आ रहा देख रहे हैं टीवी पर, तो कहा कि जैसे आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह है वैसे हमारे पार्टी में ललन सिंह है, आप इन बयानों की चिंता मत कीजिए। फिर कहा कि भाई आपके
बहुत सारे और नेताओं का भी तरह तरह का बयान आ रहा है। तो बोला अरे नेता लोग हैं, प्रवक्ता हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा कोई शिकायत हो, कोई कठिनाई हो, तो कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल। और अब कह रहे हैं कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। क्या अपमानित किया हमको? आप ही बता दें क्या अपमानित किया, बताना चाहिए ना। एक शब्द बोल देने से तो नहीं होगा। दूसरे मित्रों, अब तो सरकार बन गई, पार्टी ने जो कार्यक्रम घोषित किया उस कार्यक्रम के अनुसार हम काम करेंगे। तो पहली बात कि ये नरेंद्र मोदी का अपमान है, ये बिहार के अति पिछड़ों का अपमान है। और बिहार का अति पिछड़ा अगले चुनाव के अंदर एक एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में देकर इसका बदला लेने का काम करेगा। और जो अपमानित करने की बात करते हैं कि जो मैंने विस्तार से जिक्र किया आरसीपी सिंह का, तो ये थे सुशील कुमार मोदी और बहुत आहत नजर आ रहे थे, लेकिन एक तरह से चुनावी भाषण भी इनका हो गया। 30% जो अति पिछड़ा है उनका अपमान कह दिया, तेजस्वी यादव किस तरह से असली मुख्यमंत्री होंगे ये कह दिया, उनके राजनीतिक भविष्य की वो जेल जा सकते हैं क्योंकि बेल पर यहाँ हैं वो तक कह दिया, और तमाम और चीजें, 10 लाख को जो रोजगार का वादा किया था वो याद दिला दिया। तो बीजेपी अपने अब चुनावी मोड में आ गई है, पूरा एक प्रहार किया है। अखिलेश, मैं आपसे ये ब्रेक हमें लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कल हमने तेजस्वी यादव को देखा था कितने आक्रामक थे, और उनका जो बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने साफ कही कि जो नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए निर्णय लिया है। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी उन पर ये आरोप लगा रही है, जो बेल वाली बात या चार्जशीट वाली बात कह रही है, ये कितना अहम है? देखिए, सुशील मोदी का बोलना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माना जाता था काफी समय तक कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच का पुल जो है वो सुशील मोदी है। हालांकि इसकी कीमत भी सुशील मोदी को चुकानी पड़ी है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही, आपने अति पिछड़े वाली बात कही है, क्योंकि अब लगता है कि बीजेपी ने अति पिछड़े वाला कार्ड चल दिया है। कहा है कि ये अति पिछड़ों के साथ विश्वासघात किया जिन्होंने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सुशील मोदी ने दावा किया है कि जेडीयू के नेता आए थे कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दीजिए। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी ने कहा कि जब हमारे पास अपने खुद के नंबर हैं तो हम अपना नेता बनाएंगे, किसी और को क्यों बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू वालों ने कहा कि आप इन्हें उपराष्ट्रपति बना दीजिए और आप बिहार में शासन कीजिए, लेकिन बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया। तो ये बोल रहे कि यही कारण है जिसके चलते नीतीश कुमार नाराज हुए। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने फोन करके उन्हें कहा कि आप क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपके यहाँ गिरिराज सिंह है वैसे हमारे लल्लन सिंह है, तो आप उनकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। तो यानी आखिरी मौके तक नीतीश कुमार बीजेपी को ये कहते रहे कि वो गठबंधन नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन आखिर में गठबंधन तोड़ दिया। बिल्कुल, लेकिन जो महाराष्ट्र की जिस तरह से राजनीति रही है उसको क्या बीजेपी को यकीन कर लेना चाहिए था जब जिस तरह से बातचीत हो रही थी। और वाकई में एक दिन पहले कहा था नीतीश कुमार ने कि चिंता की कोई बात नहीं है। नहीं, जो हमें जानकारी है निधि, उसके मुताबिक तो बीजेपी को भी काफी लंबे समय से पता था कि ये गठबंधन टूटने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल दिलचस्प है, 2 बजने में भी आधा घंटा है, एक ब्रेक लेने को हमें कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर लौटेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो अब से कुछ देर बाद यानी ठीक आधे घंटे के बाद नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सुशील मोदी को हम सुन रहे थे अब से कुछ देर पहले, उन्होंने कई दावे किए हैं। निखिल मंडल जी के पास जाना चाहूंगा। निखिल जी, आपने सुना होगा सुशील मोदी को कई दावे हैं, लेकिन एक जो दावा उन्होंने किया है कि उपराष्ट्रपति बनाने के लिए जेडीयू के नेता बीजेपी वालों के पास आए थे, कहा था कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दीजिए और आप बिहार में शासन कीजिए। क्या कहेंगे आप उनके इस दावे पर? अखिलेश जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जेडीयू एक क्षेत्रीय दल भले ही है, और उनके नेता जो हम सबके नेता हैं जो नीतीश कुमार जी, उनकी छवि जो है वो राष्ट्रीय है, और ये सब तो उनके सामने काफी छोटा पद पड़ जाता है। वो जनता की सेवा के बीच और इलेक्शन मोड को मानने वाले लोग हैं। और उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, दूसरा सबसे बड़ा पद है देश का। नहीं, मैं पूरी बात कर लूं कि वो चुनावी राजनीति करते हैं और जनता के बीच आना जाना उन्हें पसंद है। आप ऐसे भी देखते हैं कि देश के एकमात्र मुख्यमंत्री के तौर पे कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी अक्सर साल में एक बार जनता के बीच जाते हैं और अलग अलग वो तरीके से जनता के बीच फीडबैक लेते हैं और फीडबैक के तहत ही वो अपना योजना बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके विषय में ये कहना, अब वही बात है कि जो पक्ष में थे वो विपक्ष में आए हैं, तो निश्चित रूप से कई तरह के आरोप लगाएंगे। लेकिन जितने सारे आरोप हैं उसको लेकर मैं जरूर कहूंगा कि आज ही 4 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी के साथ हम तमाम प्रवक्तागण सामने आएंगे और एक एक बिंदु पे तमाम जितने घटनाक्रम हुए हैं और जो भी आरोप लग रहे हैं
तमाम चीजों पे आप लोगों के समक्ष हम लोग सब निखिल कुछ जी, ये तो सामने साफ रखेंगे। है, ये तो साफ है कि हर राजनीतिक नेता की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। आप किसी भी नेता पर आरोप लगा सकते हैं, आपको ये चाहिए था, लेकिन जिस तरह से जो 30% अति पिछड़ा वर्ग है, सुशील मोदी ने जो कहा कि उनका अपमान है, और ये नीतीश कुमार का भी एक तरह से वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक का हिस्सा है, उससे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चुनावी मोड में आ गई है बीजेपी आज से ही। देखिए, ये मैं जरूर कह सकता हूं और सभी जानते हैं और मानते हैं कि नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो सम्मान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अति पिछड़े को सबसे ज्यादा सम्मान अगर मिला है तो मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ही मिला है। अब ठीक है, एक वोट बैंक के तौर पे देख करके वो बीजेपी टारगेट कर सकती है, लेकिन ये सत्य है कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ए से जेड तक को लेकर के साथ चलते हैं और इसलिए उन्हें कोई एक जाति का नेता नहीं माना जाता। हर एक कौम, हर एक जाति के लोग उन्हें मानते हैं और डेवलपमेंट के तौर पे उनको देखा जाता है कि कैसे कहिए कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पे हैं जो उनका मुख्य मुद्दा अगर होता है तो वो विकास होता है, इसलिए लोगों ने ही उनका नाम विकास पुरुष भी रखा है। बिल्कुल, एक संक्षेप में अत्री जी छोटा सा जवाब, जो तेजस्वी को लेकर कहा उन्होंने कि वो तो चार्जशीटेड हैं, बेल पर बाहर हैं, आगे क्या हो सकता है, वो चिंता की बात नहीं, इसमें निधि जी चिंता की बात नहीं है, इसमें सावधानी की बात है। बेसिकली क्या है कि अब बीजेपी बिल्कुल एक घायल शेर की तरह है, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो नीतीश कुमार हो, कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ेंगे उन पर हमला करने का, और उसकी शुरुआत आज से हो गई। तो इसमें जो सावधानी रखनी पड़ेगी दोनों एलाइंस को कि वो थोड़ा सा भी मौका ना दें, और जो अपने वायदे हैं, खासतौर पे जो तेजस्वी की जो बात की उन्होंने कि 10 लाख रोजगार जो बात करते थे तेजस्वी, तो वो तो मोदी भी 2 करोड़ रुपए रोजगार साल की बात करते थे। लेकिन ये सब होते हुए भी तेजस्वी और नीतीश को बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाने होंगे। कहीं अगर कोई बेकायदगी मिली तो बीजेपी अपनी सेंट्रल एजेंसीज के जरिए उनको बख्शेगी नहीं, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, आलोक जी, यही सवाल आपसे, क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां अब बिहार में सक्रिय हो जाएंगी? निश्चित तौर पर अखिलेश जी, इसमें कोई शक आलोक नहीं। जी देखिए अखिलेश जी, ये एजेंसियां वही सक्रिय होंगी जहां पर कोई अपराधी है या किसी ने कोई गड़बड़ की है। आम आदमी पर थोड़ी जा रहा है, जहां भी जा रहा है पैसा मिल रहा है, गबन का केस मिल रहा है, तो ऐसे थोड़ी आम आदमी की तरफ चला जाएगा। हाँ, अच्छा, इनके ऊपर तो ऑलरेडी सीबीआई का केस इंस्टीट्यूटेड है, ही इज ऑन बेल। हम लोग के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का आम जो हमारा वर्कर है वो बहुत खुश है, क्योंकि बहुत दिन से ये पिलियन राइट टू पावर जो हम ले रहे थे, हमारे पास संख्या बल था। चलिए इसी बात पर हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता खुश है और चुनावी मोड में वहां पे बीजेपी आ गई। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।